वेलकम टू एलजी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास की अगली सीरीज़ में। ये आपके लिए फोर्थ यानी कि चौथा पार्ट है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अंग्रेज़ों के भारत में आगमन, कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना होती है और ये एक व्यापारिक कंपनी किस तरह से धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य की स्थापना भारत में करती है। दोस्तों आज ये पूरी सीरीज़ हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और दोस्तों ये आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए अंत तक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा याद दिला दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और दोस्तों अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक छोटी सी बात और, वैसे तो आपको पता ही है, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो एक छोटी सी बात जान लीजिए कि हमारे इस चैनल पर, हमारे इस एलजी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है दोस्तों, और साथ ही साथ में हम क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है और आपको नोट्स बनाने में भी एक हेल्प मिलती है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं अंग्रेज़ों के आगमन पर। दोस्तों अंग्रेज़ों का आगमन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है, स्थापना होती है, वो डचों के बाद होती है। भारत में यूरोपियों का आने का जो क्रम रहता है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डचों की एंट्री होती है और उसके तत्पश्चात ही यानी कि 2 साल बाद ही, 2 या 3 साल बाद ही अंग्रेज़ों की एंट्री हो जाती है। दोस्तों पुर्तगाली जैसे 1498 में, 1498 में पुर्तगाली भारत में आते हैं, 1596 में डचों की एंट्री होती है और डचों के जस्ट बाद ही यानी कि 1599 में अंग्रेजों की एंट्री भारत में हो जाती है। दोस्तों जब अंग्रेजों की एंट्री होती है भारत में, तो जो पहली कंपनी की स्थापना होती है, जो पहली कंपनी अंग्रेजों की बनती है, उस कंपनी का जो नाम होता है, ये नाम दोस्तों याद रखना बहुत ज़रूरी नाम है, और ये सबसे पहली ब्रिटिश कंपनी यही थी जिसकी स्थापना चूंकि इंग्लैंड में हुई थी, और इस समय जो मुगल सम्राट भारत में थे वो अकबर थे। यानी कि यहाँ से एक फैक्ट बनता है दोस्तों कि कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी अकबर के शासनकाल में। यानी कि जब भारत में अकबर मुगल सम्राट थे तब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और लेकिन ये भारत में कब आई, तो ये उसके पुत्र यानी कि अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल में भारत में ये कंपनी आती है। दोस्तों जब इस कंपनी की स्थापना होती है तो इस कंपनी का जो पूरा नाम होता है, वो नाम ये है कि गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। लेकिन इसी कंपनी को आगे चलकर इसमें एक न्यू कंपनी करके कंपनी और थी ब्रिटेन में, जिसका मर्जिंग इसके अंदर हो जाता है। उसको मर्जिंग होने के बाद में इसका नाम बदल करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी इसका नाम बदल जाता है दोस्तों। चलिए तो इस कंपनी की जो स्थापना जब होती है, तो इस कंपनी में हम इसी कंपनी की अभी यहाँ बात कर रहे हैं। इस कंपनी की जब स्थापना होती है तो इस कंपनी में स्टार्टिंग में जब स्थापना होती है, यानी कि जब इसकी स्थापना होती है तो 217 सदस्य इसके अंदर होते हैं, और 31 दिसंबर 1999 को एलिजाबेथ प्रथम ने इसको 15 वर्षों के लिए इसको भारत में यानी कि पूर्वी देशों में व्यापार करने की परमिशन इस कंपनी को दे दी, और इसी परमिशन को बोला गया रॉयल चार्टर। दोस्तों इस रॉयल चार्टर के मिलने के बाद में 1708 में जो एक कंपनी थी हमारी, गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी में न्यू कंपनी का मर्जिंग हो जाता है, न्यू कंपनी मर्ज हो जाती है, और इस कंपनी के मर्ज होने के बाद ही इस कंपनी का नाम बदल करके द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी इसका नाम पड़ जाता है। दोस्तों जैसे ही अब ये कंपनी भारत में आ चुकी है, भारत में आने
आने के बाद में अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे अपने व्यापारिक क्षेत्र में अपने पैर जमाना शुरू किया और व्यापारिक क्षेत्र में पैर जमाते जमाते धीरे धीरे इन्होंने भी अपने व्यापारिक जो क्षेत्र थे जो दूसरों के अंडर में थे फिलहाल, हालांकि जैसे पुर्तगालियों के अंडर में थे, कुछ डचों के अंडर में थे, कुछ भारतीय शासकों के अंडर में थे, इन सब पे धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना चाहा जिससे कि उनका व्यापार का स्थायित्व बन सके, व्यापार का विस्तार उनका हो सके। और इसी के चलते सबसे पहले जो उन्होंने अंग्रेजों ने जो प्रयास किया था वो प्रयास किया था 1601 से 1603 में जो इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप है दोस्तों, ये जो इंडोनेशिया मसाला द्वीप आप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, इस जो मसाला द्वीप है, इस मसाला द्वीप पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया, जो कि इससे पहले पुर्तगालियों का कब्जा था। इंडोनेशिया मसाला द्वीप के बाद में फिर 1604 में, एक सेकंड दोस्तों, 1604 में होर्मुज बंदरगाह पर इन्होंने अधिकार कर लिया। होर्मुज बंदरगाह दोस्तों, जैसा कि इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप था, इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप है उस पर जिस प्रकार से पुर्तगालियों का और डचों का अधिकार था, उसी प्रकार से होर्मुज बंदरगाह पे भी पुर्तगालियों का ही अधिकार था, जिनको पुर्तगालियों से इन्होंने 1604 में छीन लिया। तो अंग्रेजों की ये प्रथम दो अधिकार थे, दो युद्ध थे, या फिर ऐसे कहें कि दो ये विद्रोह थे जो करके और पुर्तगालियों से इन्होंने इंडोनेशिया का मसाला द्वीप और साथ में 1604 में होर्मुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से छीन करके इन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया, अपना व्यापारिक जो प्रभाव था उसको बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर इसके बाद में दोस्तों एक घटना घटती है, चूँकि इसको घटना नहीं कहेंगे, इस बस एक प्लानिंग ही थी। इस प्लानिंग के अंतर्गत क्या हुआ होता है कि 1608 में इंग्लैंड के जो महाराजा थे जेम्स प्रथम, दोस्तों ये नाम याद रखना, जेम्स प्रथम ने एक अपना एक प्रतिनिधि भारत में भेजता है, एक प्रतिनिधि भारत में भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा, और इससे पहले भी जब मैंने बात की थी कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था, मुगल सम्राट अकबर का। और जब कंपनी भारत में आती है तो उस समय भारत में किसका शासन था, तो अकबर के पुत्र जहांगीर का। तो जेम्स प्रथम ने भी अपना एक राजदूत भेजा, जहांगीर के दरबार में भेजा, और जहांगीर के दरबार में भेजा। और चूंकि इसको कहा जाता है दोस्तों कि कैप्टन हॉकिंस ही वो एक पहला अंग्रेज था जो पहली बार समुद्री यात्रा करके भारत आया था। और इस कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश यानी अंग्रेजी के साथ ही साथ फारसी और तुर्की भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान इसको था। और 1609 ईस्वी में दोस्तों 1608 में ये भारत आता है, और उसके एक साल बाद ही ये जहांगीर से मिलने के लिए सूरत पहुंच जाता है, और सूरत में जाकर जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। दोस्तों इसकी मुलाकात में जब इसकी मुलाकात होती है तो ये सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगता है, लेकिन अनुमति मांगता हो जहांगीर तो इसको देने के लिए तैयार हो भी जाता है, और चूंकि इसको अनुमति दे भी चुका होता है, लेकिन उसी समय जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो और पुर्तगालियों के विरोध के कारण से जहांगीर ने इसको अनुमति देने से मना कर देता है। तो दोस्तों फिर 1611 में कैप्टन मिल्टन आता है भारत। कैप्टन मिल्टन को इसके द्वारा कैप्टन मिल्टन आता है भारत में, और भारत में आने के बाद में इसके आते ही अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। उसको युद्ध को नाम दिया जाता है स्वाली का युद्ध नाम दिया जाता है, क्योंकि ये स्वाली नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए स्वाली नाम दिया गया। और अंग्रेजों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो थे कैप्टन मिल्टन दोस्तों, कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगालियों से युद्ध किया। स्वाली का जो युद्ध किया था वो इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या रहा होगा, तो इसका तात्कालिक कारण यही था कि पुर्तगालियों ने जो है जहांगीर यानी कि जो कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर से अनुमति मांगने के लिए आया था सूरत में व्यापार करने के लिए, उसका इन्होंने विरोध किया था। और इस विरोध के चलते ही ये जो विरोध किया गया था, इस विरोध के चलते ही इस स्वाली के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पुर्तगालियों की हार हो जाती है। अब इस पुर्तगालियों की हार से और इस अंग्रेजों की जीत से जो ये मुग़ल सम्राट थे जहांगीर, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित तो होते हैं। और इस प्रभाव के का चलते ही 1613 में यानी कि 2 साल बाद ही, कैप्टन मिल्टन के आने के 2 साल बाद ही सूरत में इनको कोठी बनाने की अनुमति मिल जाती है जहांगीर के द्वारा। और दोस्तों साथ ही साथ में जैसे इनको अनुमति मिलती है तो ये मसूलीपट्टनम में पहली कोठी बनाते हैं,
मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी यानी कि कहेंगे कारखाना बनाते हैं, कारखाना की स्थापना करते हैं और उसके इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 1615 में आते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम फिर अपना दूसरा राजदूत भेजता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को ये मुग़ल दरबार में वापस से भेजते हैं, यानी कि भारत भेजते हैं और ये मुग़ल दरबार में पहुंचता है। और उस समय भी यानी 1615 में भी जो मुग़ल सम्राट थे वो जहांगीर ही थे। जहांगीर के दरबार में जब ये सर टॉमस रो आते हैं तो ये यहाँ पर व्यापार करने की मांग करते हैं, व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए आते हैं। और इसी में दोस्तों जहांगीर इनसे काफ़ी पहले से ही प्रभावित था, तो इसी क्रम में ये इनको व्यापार करने की और फैक्ट्रियों को स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं। कहाँ? जहाँ जहाँ तक मुग़ल भाग थे, जहाँ तक मुग़ल साम्राज्य था, वहाँ के सभी क्षेत्रों पर इस सर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और फैक्ट्रियाँ बनाने की अनुमति मिल जाती है दोस्तों। और आगरा, अहमदाबाद और भरूच इनमें व्यापारिक कोठियों की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। और इसी के चलते 1633 में आते हैं तो 1633 में पूर्वी शासन में पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना खोला जाता है इनके द्वारा। कब? 1633 में। दोस्तों 1633 में अंग्रेजों के द्वारा पूर्वी भारत में यानी कि उड़ीसा के बालासोर में प्रथम कारखाना अंग्रेजों के द्वारा खोला जाता है। पर प्रथम कारखाना तो 1612 में भी खोल लिया गया था, लेकिन प्रथम कारखाने की बात यहाँ पे कौन से आ रही है? पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में जो पहला कारखाना खोला गया था वो उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था दोस्तों, 1633 में खोला गया था। इसके 6 साल बाद 1639 में एक और कारखाने की स्थापना हुई, जो कहाँ पे हुई थी? मद्रास में एक और कारखाने की स्थापना हुई, लेकिन ये कारखाना कुछ अलग था। यानी कि इस कारखाने की दोस्तों किलेबंदी की गई, यानी कि इसी कारखाने को किले में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस किले को कन्वर्ट कर दिया गया, उस किलाबंदी करने के बाद में इसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम इस किले को दिया गया। इसके आगे फिर क्या होता है कि 1651 में बंगाल में जो हुगली है दोस्तों, यहाँ पर इनके व्यापारिक कोठी की स्थापना हो जाती है। व्यापारिक कोठी की स्थापना हुगली में करते हैं ये। उसके बाद में फिर आता है एक और इनका एक षड्यंत्र कहें या स्टोरी कहें, क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि 1651 तक आते आते अंग्रेजों का प्रभाव काफ़ी भारत में बढ़ने लग गया था। इनके कई व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी, फैक्ट्रियों, कारखानों और किलों की स्थापना हो चुकी थी भारत में, और इसी के चलते अंग्रेजों का प्रभाव भारत में काफ़ी बढ़ चुका था दोस्तों। इस अंग्रेजों का इधर प्रभाव बढ़ने के कारण इधर पुर्तगालियों की चिंताएँ कुछ ज़्यादा गहरी होती जा रही थी, पुर्तगालियों की चिंताएँ बढ़ती जा रही थी। इनको टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमारे क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर ले, यानी कि फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करके और हम पे अधिकार कर ले। देसी शासकों से मिलने के बाद में कुछ इनको आशंकाएं इनको चारों तरफ से घेरने लगी थी। तो दोस्तों इन्हीं आशंकाओं से बचने के लिए पुर्तगालियों ने एक डिसीजन लिया, या कहें कि एक प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के तहत ही पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन मेयो दोस्तों, कैथरीन मेयो का विवाह ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय उनके साथ करने का इन्होंने निर्णय लिया। तो कैथरीन मेयो जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका विवाह चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार के साथ में करने का निर्णय लिया गया। और इस विवाह में दहेज के रूप में दोस्तों बम्बई को चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, जिससे आगे चल कर के चार्ल्स द्वितीय ने 10 लाख पाउंड वार्षिक में किराए पर कंपनी को दे दिया। सोचिए दोस्तों कि बम्बई मतलब काफ़ी अच्छा खिलवाड़ था ये, कि बम्बई कौन दे रहा है? पुर्तगाली बम्बई को ब्रिटेन के राजकुमार को दे रहे हैं, और ब्रिटेन का राजकुमार किराए पे कंपनी को दे रहा है कि वाह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने क्या किया
कि अंग्रेजों का प्रभाव तो काफ़ी बढ़ने लगी चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था। 1661 तक आते आते तो अंग्रेजों की जो चरम सीमाएं थी, यानी कि चरम जो व्यापार था वो चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो व्यापारिक गतिविधियां, यानी कि कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के पास में शौर्य आ जाता है, शौर्य यानी कि पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, तो उसकी जो दिमाग है वो कुछ ज़्यादा ही काम करने लगता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती है दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जब भारत में आई थी, प्रथम बार जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई थी 1699 में, 1599 में, तो उस समय इस कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था, ना कि भारत में साम्राज्य करना, यानी कि ना कि भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। लेकिन जब इनका व्यापारिक केंद्र स्थापित अच्छे से हो चुके थे, जब इनका प्रभाव बहुत अच्छे से मजबूत हो गया भारत के अंदर, तो उसी क्रम में इन्होंने फिर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और इसी क्रम में हस्तक्षेप करने के क्रम में ही 1686 में अंग्रेजों ने क्या किया, हुगली में लूटपाट मचा दी। दोस्तों हुगली में जैसे इन्होंने लूटपाट मचाई, तो ये 1686 की कहानी है। लेकिन उस समय इनको पता नहीं था अंग्रेजों को कि मुगल बादशाह कौन है। वैसे इनको पता तो था कि औरंगजेब है, लेकिन औरंगजेब की शक्ति से ये परिचित नहीं थे, ये अन्य शासकों की तरह से उसको समझ बैठे थे। लेकिन औरंगजेब ने जो दमन चक्र चलाया, जो इनको फिर हमला करा इनके ऊपर, यानी कि अंग्रेजों को सीधा करने के लिए इनके ऊपर जो हमला किया, तो इन अंग्रेजों को दोस्तों इन्होंने सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम से इस कदर खदेड़ करके अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया। ये एक बात की बात है कि आगे चलकर वापस से फिर 1.5 लाख रुपए औरंगजेब ने अंग्रेजों से हरजाना लिया, और हरजाना लेकर के सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम को पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर आ रहा है, जो मैं आपको पहले 2 बार बता चुका हूँ कि कंपनी की स्थापना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुई थी, लेकिन कंपनी जब भारत में आती है तो अकबर के पुत्र जहांगीर के समय में कंपनी भारत में आती है। जी दोस्तों, 1691 में एक और घटना होती है। 1691 की अंग्रेजों की पावर धीरे धीरे भारत में कैसे बढ़ी, यानी कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया भारत में, यानी कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी, 217 लोगों की व्यापारिक कंपनी किस प्रकार से भारत में साम्राज्य की स्थापना करती है, किस प्रकार से भारत पर 200 साल से अधिक राज्य करती है। दोस्तों उसी कहानी यही स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, राजनीति में हस्तक्षेप करना चालू किया इन्होंने। सूरत को हुगली पर लूटपाट की, औरंगजेब ने इनको खदेड़ा, लेकिन 1.5 लाख रुपए हरजाना लेकर इनको वापस कर दिया। इसे करने से इनका जो है मनोबल बढ़ा अंग्रेजों का, और इन्होंने फिर क्या किया, देखिए धीरे धीरे इनको कुछ सबक भी लिया अंग्रेजों ने यहाँ से, और साथ में इनका मनोबल भी बढ़ा, और इनको ये समझ आया कि अगर यहाँ पर राजनीति में हस्तक्षेप हम डायरेक्ट सीधे तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जो स्थानीय शासक है, ये जो मुगल सम्राट है, उनकी शक्ति का सामना हमको करना पड़ जाएगा, और इस क्रम में वो कभी भी इतनी बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने एक अन्य नीति अपनाई। अन्य नीति के तहत ही इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनसे वापस से मुलाकात की, देसी शासकों से, स्थानीय शासकों से मुलाकात करते हुए इन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी, और धीरे धीरे अपनी छूट जो इनको दी गई थी, उस छूट का अनुचित लाभ उठाते हुए अपना धीरे धीरे प्रभाव को बढ़ाना चालू किया, और अन्य से अपनी सेनाओं को बढ़ाना चालू किया, किलेबंदी करना चालू की। इसी क्रम में दोस्तों इन्होंने 1691 में 3000 रुपये वार्षिक में पूरे बंगाल में बिना शुल्क के व्यापार करने की छूट इनको मिल गई। दोस्तों देखिए, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था हमारे भारत का, और बहुत सबसे ज़्यादा प्रमुख जगह थी वो, जहाँ से क्योंकि इसको यही ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश भारत का मुख्य केंद्र था। व्यापार से लेकर के प्रशासन तक का पूरा जो केंद्र हुआ करता था वो बंगाल ही हुआ करता था। तो दोस्तों उसी समय में औरंगजेब के द्वारा ही इसको 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल में, पूरे बंगाल क्षेत्र में इनको बिना किसी टैक्स दिए पूरा व्यापार करने की छूट इनको मिल चुकी थी। दोस्तों ये इनके लिए बहुत अच्छी बात थी। अंग्रेजों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि यहीं से साम्राज्यवाद की स्थापना इनकी होना चालू हो गया था। जो साम्राज्यवादी पैर था इनका, वो इन्होंने बंगाल से जमाना प्रारंभ कर दिया था। फिर इसके बाद में आगे चाहते हैं कि 6-7 साल के बाद में, यानी 1698 में आते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 12,000 रुपये वार्षिक में इनको 3 गांव मिले। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना थी इनकी, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है आगे चल करके। देखिए दोस्तों होता क्या है कि 1698 में 12,000 रुपये
वार्षिक में 12,000 रुपये वार्षिक में इनको 3 गांव की जमींदारी मिल जाती है। अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तों ये इनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था। बाकी अन्य जगह तो इनको जो है कुछ व्यापार करने की छूट मिली थी, कहीं पे टैक्स की में छूट मिली थी, लेकिन जमींदारी वसूल करना यानी कि सीधे सीधे राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने कर दिया था यहाँ पर। यानी कि इनको एक अवसर, राजनीति में उतरने का अवसर इनको डायरेक्टली मिल गया था, वो भी शासक के द्वारा ही मिल गया था। और इसने औरंगजेब ने ही इनको 12,000 रुपये लेकर के इससे वो 3 गांव की जमींदारी इनको अंग्रेजों को सौंप दी। दोस्तों 3 गांव में थे सुतानती, कालिकाता, सुतानती कालिकाता, गोविंदपुर, सुतानती कालिकाता, गोविंदपुर। दोस्तों ये 3 गांव थे और इन 3 गांव में से यानी कि गोविंदपुर में कलकत्ता की स्थापना की गई। गोविंदपुर में ही कलकत्ता की स्थापना की गई। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। कलकत्ता की स्थापना की, तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोब चारनाक ने। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे कुछ नाम रख दिए जाते हैं ब्रिटिश शासकों के, लेकिन इसके द्वारा नहीं, बल्कि कोई शासक नहीं था ये जोब चारनाक था। ये का है ना। तो जोब चारनाक के द्वारा ही इसकी स्थापना, कलकत्ता की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसी कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। किसकी? फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद में होता क्या है कि अंग्रेजों का प्रभाव तो अब ये पूरी तरह से भारत में बढ़ चुका था, काफ़ी व्याप्त हो चुका था। और ये व्यापार के साथ ही साथ में अब ये भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। और धीरे धीरे अब इन्होंने भारतीय राजनीति से ये जैसे ही परिचित हुए, अब इन्होंने सोच लिया कि अगर हम डायरेक्टली अगर राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि डायरेक्टली अगर हम शासन को हाथ में लेते हैं, तो हमें कई राजाओं का सामना करना पड़ेगा, कई शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हमें समय से पहले ही भारत से निकलना पड़े, यानी कि व्यापार से भी हाथ धोना पड़े। तो इसलिए दोस्तों अंग्रेजों ने बहुत ही कुटिल नीति चलाई और बहुत ही मतलब कि एक चतुर दिमाग के साथ में इन्होंने कार्य किया और अपनी नीतियों को एक से एक अलग अलग नीतियों को लेकर के आए। और भारतीय जो शासक थे, जो स्थानीय शासक थे या स्थानीय जनता थी, स्थानीय व्यापारी थे, जो स्थानीय लोग जिनका प्रभाव था समाज पर, उनको धीरे धीरे अपने घेरे में लेना चालू किया। और इसी के तहत ही इन्होंने धीरे धीरे अपनी सेनाओं में वृद्धि करना चालू की और अपने किलों को बढ़ाना धीरे धीरे इन्होंने चालू किया। और जहां तक बात थी इनके व्यापार की, तो दोस्तों इन्होंने अधिकतर व्यापारों को सीमा शुल्कों से मुक्त कर पूरी तरह से कर रखा था। और इनको व्यापारिक विशेष अधिकार भी इन्होंने जो है वहाँ के शासकों से ले रखे थे। तो दोस्तों विशेष अधिकार का मतलब ही ये होता है कि इनके लिए टैक्स कम होता था, बजाय पुर्तगाली, डच या कोई अन्य यूरोपीय कंपनियां हो या कोई चाहे कोई भारतीय क्यों ना हो, इनके बजाय अंग्रेजों के लिए जो टैक्स होता था वो कम होता था। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे चलते हैं। जब इनका अच्छा खासा से जब साम्राज्य की स्थापना चालू हो जाती है, धीरे धीरे इनका साम्राज्य विभाजन चालू होता है, इनका भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप यानी कि प्रवेश हो चुका होता है। उसी क्रम में जब 1715 में आते हैं, तो 1715 में जॉन सरमन जो वायसराय आता है, गवर्नर जनरल आता है, उसके साथ में एक उसका जो काफिला आता है पूरी सेना का, उस काफिले में दोस्तों एक डॉक्टर था। उस काफिले में एक डॉक्टर था जो 1517 में एक जो काफिला आया था जॉन सरमन का, उसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। दोस्तों विलियम हैमिल्टन ने क्या किया कि फर्रुखसियर का इलाज किया था। कब? आने के 2 साल बाद, यानी कि 1715 में इनकी एंट्री हुई थी। 1715 में ये भारत आए थे जॉन सरमन के साथ में, जो डॉक्टर हैमिल्टन थे ये भारत में आए थे। और इन्होंने 2 साल बाद में ही पता चला कि वहाँ के जो मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर, जिसको हम ग्रैनिट कायर के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उनकी तबीयत खराब थी। वो बीमार पड़े हुए थे और कोई विशेष बीमारी थी उनको, उसी बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित थे। उसी समय में जॉन सरमन के साथ में जो डॉक्टर हैमिल्टन आए थे, इस हैमिल्टन ने ही फर्रुखसियर का इलाज किया। वो इलाज किया और फर्रुखसियर ठीक हो गए। इसी क्रम में जब दोस्तों ये ठीक हो जाते हैं, तो ये हैमिल्टन से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जॉन सरमन को जो है वहाँ पर उसे खुश होकर के और कुछ विशेष अधिकार इनको प्रदान कर दिए जाते हैं। विशेष अधिकार में दोस्तों ये सब बोल दीजिए, ये सोच सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं ये कि इन विशेष अधिकारों में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक स्थापना भारत में हुई थी। ऐसे कहें कि
अंग्रेजों के साम्राज्य की, अंग्रेजों की राजनीतिक सरकार की जो वास्तविक स्थापना होती है, जो ब्रिटिश प्रशासन की जो वास्तविक स्थापना होती है भारत में दोस्तों, वो यहीं से होती है। इस फर्रुखसियर के समय से ही होती है, इस घृणित कायर के समय से ही होती है, क्योंकि जैसे इसका इलाज होता है, ये ठीक होता है, तो इसने क्या किया कि इसको अंग्रेजों को, जॉन सरमन को कुछ विशेष अधिकार दिए। उस विशेष अधिकार के अंतर्गत ही 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल दे दिया। पूरे बंगाल में अब चाहे जैसे ये व्यापार करे, ये पूरी छूट यहाँ की दे दी 3000 रुपये वार्षिक में। आगे बढ़ा तो इसमें मुद्रा जारी करने का भी इनको अधिकार पकड़ा दिया। साथ ही साथ में सूरत का व्यापार भी पूरी तरह से इनके सुपुर्द कर दिया, मात्र 10,000 रुपये वार्षिक में। तो दोस्तों जैसे ही देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो उस समय की जगह थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केंद्र हुआ करते थे व्यापार को लेकर के, वो थे, एक तो बंगाल था, सूरत था, कलकत्ता, कुछ ऐसे क्षेत्र थे। उसी में दोस्तों मात्र 3000 रुपये में, 3000 रुपये वार्षिक में पूरे बंगाल का, पूरा बंगाल दे दिया गया इनको व्यापार करने के लिए। और साथ ही साथ में 10,000 रुपये में इनको पूरा सूरत दे दिया गया। और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों को फर्रुखसियर के द्वारा जॉन सरमन को दिया गया था, वहाँ पर ये अपनी मुद्राएं भी जारी कर सकते हैं, ये अधिकार भी इनको मिल गया। दोस्तों जैसे ही इनको ये अधिकार मिले, फिर कंपनी का वास्तविक साम्राज्य का विस्तार यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और एक इतिहासकार थे ओम्स, उनका कहना था कि ये कंपनी के लिए, ये ब्रिटिश कंपनी के लिए एक महाअधिकार पत्र था जिसको मैग्ना कार्टा आगे चलकर कहा गया। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों के शासन की यहाँ स्थापना होती है। और धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभाव जमाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार या प्रारंभ कर लिया। और करते करते पूरे भारत में एक दिन इन्होंने अपना अधिकार सिद्ध करके पूरा अधिकार जमा लिया। दोस्तों बस आज यहीं तक बस। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और साथ ही साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। अगली क्लास में हम लेके आएंगे डेनिस और फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।